बुलेटिन में शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो उत्तरकाशी से आ रही है, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन है। एनडीआरएफ ने मजदूरों को निकालने की मॉक ड्रिल की सुरंग में ऑगर मशीन से तेजी से ड्रिलिंग जारी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब तेजी से ड्रिलिंग जारी है। कल दरअसल ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसे बीच में रोकना पड़ गया था, लेकिन अब एक बार फिर से तेजी से एनडीआरएफ ने मजदूरों को निकालने की जो कोशिश है उसे फिर से एक बार रंग दिया है। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपना जो कैंप है वो भी सुरंग के पास मातली में लगा लिया है, जहां से वो लगातार अपडेट्स ले रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से एक बार फिर मजदूरों की जानकारी ली है, हालचाल पूछा है। तो देखिए 13वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम तक कुछ अच्छी खबर आ सकती है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से बात की है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने धामी से पूरी बात की थी और मजदूरों का मनोबल बढ़ाए रखने की बात कही गई थी। और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है और मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ 19 ऐसी एजेंसियां हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार लगी हुई हैं। सिलक्यारा टनल जो लगातार एक विषय बना है कि कितनी जल्दी ये रेस्क्यू को पूरा किया जाएगा। इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ, सिलक्यारा टनल के ठीक सामने देख रहा हूँ। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये टनल की है और जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ की गई है, या कहा जाए कि जो रेस्क्यू एनडीआरएफ और बीआरओ और तमाम जो एजेंसियाँ इसमें काम कर रही है, टेक्निकल टीम जो इसमें काम कर रही है, सीधे तौर पर जिस तरीके का अब तक का रहा कि देर रात जो ऑगर मशीन थी वो रुक गई थी। जिस तरीके से कहा गया कि एक बड़ा गार्डर जिसमें आया था, जिसके कारण एक लोहे की जिस तरीके ग्रिल टाइप जो हिस्सा होता है वो आया, जिसको काटने में लगभग लंबा वक्त लगा। जब उसको काटा गया तो एक हिस्सा जो मलबे का था वो नीचे आया, लेकिन उसको दोबारा सही करने के लिए कहा जाए कि पूरी तरीके से उसको ठीक किया गया, जिससे कहा गया कि जो 48 मीटर तक पहुंच चुके थे वो वापस 46 मीटर के दायरे में हुआ, यानी जो 10 मीटर की दूरी थी उसको कनेक्ट करना था। हालांकि ये भी कहा गया कि जो जीपीआर यानी ग्राउंड जो पेरेंटिंग सर्वे था उसको किया गया, जो 5 मीटर तक उसको मॉनिटर करती है, चेक करती है, सर्वे करती है, जिसमें ये देखा गया कि 5 मीटर तक कोई हर्डल नहीं पाया गया। यानी ये बहुत अच्छी उम्मीद की खबर थी कि एक अच्छी सुखद खबर, जिसमें ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गार्डर और तमाम जो बीच में हर्डल्स आ रहे थे वो हर्डल्स नहीं है 5 मीटर तक। सिलक्यारा टनल हादसे को लगभग आज 13वां दिन है, रेस्क्यू जारी है। उम्मीदों की किरण आज है, जिस तरीके से एक उम्मीद जगी है कि आज तमाम उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये उम्मीद जिस तरीके से बनी है, चेहरे खुश हैं लेकिन उम्मीद अभी भी है। मेरे साथ हरिद्वार शर्मा है, इनके भाई ठीक मेरे इसी पीछे जो टनल है उसमें फंसे हुए हैं, उन 41 जो मज़दूर थे। हरिद्वार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपको पता चला तब आप लोगों ने क्या किया, कैसे संपर्क किया, क्या क्या हुआ? संपर्क मतलब यहाँ पहले से नए तो नहीं है, 3 साल से काम कर रहे हैं मेरा छोटा भाई। यहाँ जिसे पता चला, मैंने जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क में किया। उसके बाद में उन्होंने बोला हाँ ऐसा हो गया है। उसके ठीक 2 दिन के बाद मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है। आने के बाद से अभी तक इंतज़ार में है कब मेरा भाई बाहर आए। लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है, कुछ हर्डल्स भी आए थे, कुछ ऐसी चीज़ें भी आई थी कि लैंडस्लाइड हुआ दोबारा, फिर दिक्कतें हुई। क्या लगा था मन में, क्या आया अचानक से, क्या हो गया? वही तो मन में जो एक आस लगी होती है, सब लोग बोल रहे थे आ जाएंगे, फिर जो रुकावट आ जाती है दिल में दुख हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है फिर दोबारा। कोशिश तो लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हैं सब लोग। अच्छा, जब मुख्यमंत्री जी ने बात करी थी, तमाम अंदर जो श्रमिक हैं उनसे बात करी थी, आप लोगों का क्या कांटेक्ट हुआ, बातचीत हुई, कोई बात हुई सुशील से? सुशील से बात हुई, छोटे भाई से बात हुई। क्या कह रहा था वो? तो वो बोले कि हम लोग ठीक है। ठीक है। हाँ, मैंने पूछा कोई दिक्कत है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम बोला नहीं बताना, अगर कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। तो उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को खाना पीना सब आ रहा है, आप लोग कोशिश करो हम लोग को निकालने के लिए।
हर रात के बाद एक सुबह आती है और सुबह का वो इंतज़ार होता है कि कुछ खुशखबरी आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की उस टनल की जहाँ वो 41 मज़दूरों को बाहर निकालने की एक जंग जारी है। हालांकि कम समय रह गया है, जल्द ही वो बाहर आएंगे और जहाँ उनको लाया जाएगा। इस वक्त मैं चिन्यालीसौड़ यानी उत्तरकाशी के उसी जगह पर मौजूद हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़, जहाँ इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ITBP के जवानों को यहाँ लगाया गया। ये 40 बेडेड जो हॉस्पिटल है यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार किया गया है, जहां सर्जन है, फिजिशियन है, तमाम देख रेख के तमाम वो डॉक्टर्स देहरादून और कहा जाए कि बड़े इंस्टीट्यूट से बुलाया गया है, ताकि जब उनको वहां से रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाएगा, बताया जा रहा है कि तब यहाँ पे तमाम व्यवस्था के लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ITBP के जवान होंगे, SDRF NDRF होंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब मजदूरों को रेस्क्यू करके टनल से लेके आया जाएगा तो उनके साथ भी जो SDRF के जवान होंगे उनको लगाया जाएगा, क्योंकि उनको ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा। आप ये देख रहे हैं पूरे हॉस्पिटल को इस वक्त जिस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल शांत दिख रहा है, क्योंकि यही एक रास्ता है अंदर आने का। मैं एक तस्वीर यहाँ से भी दिखाऊं, क्योंकि तस्वीर ठीक पीछे देखेंगे इसी रूट से होते हुए अंदर आएंगे। और कहा जाए कि एक लंबी जंग जो है लगातार, क्योंकि देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि तमाम विशेषज्ञ हैं जो कोशिश ये कर रहे थे, प्रशासन ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से जो टनल में तमाम जो मजदूर हैं जिनकी एक उम्मीद बनी हुई थी कि वो जल्द बाहर आएंगे और उस उम्मीद को शायद आज जल्द पूरा कर भी लिया जाएगा, तब आप तमाम उन लोगों को जो एक कहा जाए कि एक जद्दोजहद में थे कि कैसे वो बाहर निकलेंगे, और सरकार प्रशासन और जिस तरीके की तमाम कोशिशें थी उनको जल्द बाहर लेकर इसी चिन्यालीसौड़ जो उत्तरकाशी का ही एक इलाका है और जहाँ लाया जाएगा, जहाँ प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। अगर लगता है कि किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो यहीं कुछ ही दूरी पर जो कहा जाए कि एयर एम्बुलेंस के जरिए उसे एम्स ऋषिकेश भी लेकर जाया जाएगा। लेकिन तस्वीर यही है कि इस वक्त यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर के लिए तमाम व्यवस्थाओं के बीच में ITBP के जवान हो, पैरामिलिट्री या कहा जाए कि अन्य जो स्टाफ हो, उनको लगाया गया और अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। उन तमाम यानी जो कहा जाए कि श्रमिक थे जो टनल में फंसे हुए थे, उनको निकाल कर जब यहाँ लाया जाएगा तो पूरी व्यवस्थाओं के बीच में उनका देखरेख किया जाएगा। कैमसन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तराखंड उत्तरकाशी। फुलबे जी हमारे साथ मौजूद हैं जो बारीकी से उस टनल के रेस्क्यू को मॉनिटर कर रहे हैं और बारीकी से उन तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, उम्मीद जाग गई है, आप लोगों की मेहनत और तमाम जो अंदर मजदूर जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे थे, जो अचानक फंस गए थे, उन्होंने भी एक हौसला दिखाया था। अब हम कहाँ पहुँचे हैं और कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं जल्द? नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 12 से 15 घंटों के अंदर हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हम पहुँचने के लिए इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं। और किस तरीके के हर्डल्स बीच में भी आए थे, क्योंकि हम 48 आए थे उनको हम ओवरकम कर चुके हैं। वो चाहे हमारे मशीन के प्लेटफॉर्म की फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग हो, चाहे ऑगर को बाहर निकाल करके मशीन के अलावा से जो टनल माउथ है उसके पाइप को काटने की बात हो, वो सब हम ओवरकम कर चुके हैं और अब हम फिर से ड्रिलिंग के लिए तैयार हैं। सर, वो जो GPR आपने जो किया था ग्राउंड पेरेंटिंग सर्वे, उसमें हमको क्या हर्डल्स दिखे, नहीं दिखे, और हम कितने दायरे तक पहुंच पाएंगे? उसमें सिर्फ हमें ये बताया गया है कि अगले 5 मीटर में कोई भी ऐसा मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिससे हमें काम में कोई प्रोग्रेस हो, सर मेरा सवाल ये बाधा हो। सर मेरा सवाल ये भी है आपसे कि जो तमाम अंदर मजदूर हैं उनके जो हौसले हैं वो किस तरीके से हैं? आप लोग उनको हौसले बहुत बुलंद है, मेरी खुद उनसे बात हुई है, वो सब लोग बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और उनका मनोबल बहुत बड़ा हुआ है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब उनको बाहर लाया जाएगा, यहाँ हेल्थ से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे आप एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, उनके मानसिक की जो तौर पर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था है? पूरी टीम हमारी यहाँ पर उपलब्ध है, सारी व्यवस्था यहाँ पर सब पहले से ही इकट्ठा कर ली गई। सर, आज का कोई टाइम फ्रेम है ऐसा? नहीं, 12 से 15 घंटे के अंदर हम अपना काम ड्रिलिंग का कंप्लीट कर पाएंगे, यही अभी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल 12 से 15 घंटे में ड्रिलिंग का काम पूरा कर पाएंगे। उम्मीद है कि जल्द ही वो तमाम मजदूर बाहर आ पाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तरकाशी, सिलक्यारा टनल। और इस वक्त सीधा राहुल प्रकाश हमारे साथ उत्तरकाशी टनल साइट से जुड़ गए हैं। सीधा राहुल, मैं आपका रुख करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप एक एक चीज, एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, सिलसिलेवार तरीके से बताएं। कल तक हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो ऑगर मशीन थी उसके सामने सरिये आ गए और उसको काटने में घंटों बीत गए, और जब वो सरिये काटे गए तो मशीन का जो बेस है वो हिल गया, जिसकी वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया। ड्रिलिंग का काम इस वक्त शुरू हो रहा है, क्या अपडेट है, पूरा तफ्तीश से समझाइए।
देखिए जब ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया था देर रात ये वाकया हुआ था कि एक जो हिस्सा है यानी जो उसका बेस है जो ऑगर मशीन का वो हिल गया था। मैं आपको यहाँ से तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। आप अगर जो बड़े बड़े हिस्से ये जो देख रहे हैं रेड और ग्रीन में, ये दरअसल आप समझिए कि ऑगर मशीन है। ये जो जब अंदर मूव करते हैं तो ये जिस तरीके से कट करते हैं, कटर यानी जिस तरीके से है कि जो अंदर जो इनका प्रेशर होता है 175 अराउंड इनका आर्स पावर का एक सोर्स होता है, जिसके जरिए ये अंदर एक मूवमेंट से कटाई करते हैं। और कटाई करने के बाद जब उसको बैक फोर्स वो बाहर निकालता है तो जो बेस होता है कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट करता है, और जो पाइपिंग अंदर जाई जा रही है उस पर भी कहीं ना कहीं ड्रिलिंग यानी उस दौरान फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में ये रात को दिक्कत आई थी। और अगर सुबह के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी दे तो ड्रिलिंग का काम जो शुरू किया गया है वो कहा जा रहा है कि जो हम 48 मीटर्स पे थे, जहां ये कहा गया कि एक जो कल रात को जो इंसिडेंट हुआ था यानी जो टिल्ट डाउन हुआ था, थोड़ा सा टुकड़ा जा था, उसको रिपेयरिंग करने में वक्त लगता है क्योंकि उसी के कारण इतना टाइम लगा। और 46 मीटर का दायरा वो वापस हुआ, फिर उसके बाद काम शुरू किया गया। और जो बात की जा रही है ग्राउंड पेरेंटिंग सर्वे की यानी GPR की, वो कराया गया है। उसका मतलब ये होता है कि आप जो टनल के अंदरूनी हिस्से में जहां हम आखिरी दौर में जा रहे हैं, जहां महज 10 मीटर रह गया है, वहां 5 मीटर तक GPR ने सर्वे किया है कि उस पोर्शन में वहाँ कोई भी ऐसा बड़ा हर्डल यानी कोई बोल्डर नहीं है, कोई आयरन रॉड जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मलबे में आ रहा है, या कोई ऐसी बड़ी चुनौती ऐसी नहीं दिखी है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि उस 5 मीटर को आप जिस तरीके से एक लिहाज से कहा जा सकता है स्मूथली ड्रिल करके उसको बाहर किया जा सकता है। आगे 5 मीटर कैसे होगा उसका आकलन तब हो पाएगा जब ये 5 मीटर का ड्रिल हो जाएगा। संभवतः जिस उम्मीद के साथ हम पूरा देश इंतजार कर रहा है वो 12 से 15 घंटे हम मान सकते हैं, क्योंकि परिजनों से हम लगातार बात कर रहे हैं, उनके तमाम टेक्नीशियन से बात कर रहे हैं, विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस युद्ध स्तर पर हम काम कर रहे हैं, जो अब तक 13 दिन में जो हमने किया है वो युद्ध स्तर पर किया है। और आपने पहले की तस्वीरें भी देखी थी, कुछ 3 दिनों में 3 बार ऑगर मशीन जो थी वो ख़राब हुई थी। कारण ये था कि उसका बेस स्ट्रांग नहीं था। बेस को स्ट्रांग कर दिया है। बेस को स्ट्रांग करने का मतलब ये है कि जिस फ्लो से वो काम करेगी उतने बैक प्रेशर से वो जो चीज़ें हैं वो बाहर आएंगी। तो ऐसे में उस जो बेस पोर्शन है वो कहीं ना कहीं दिक्कत ना करे, तो ऐसे में उसको तैयार किया गया है। मैं वो भी आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से मशीन जो है वो वर्क करती है। अगर आपको एक सराउंडिंग में अगर ग्रीन और एक रेड के बीच में एक मशीन दिख रही है, दरअसल इस तरीके की मशीन अंदर मूव करती है और वो मूव करते हुए उस पूरे ड्रिलिंग के काम को अंजाम तक पहुंचाती है। जो आपको हम बता रहे हैं कि जो ये पूरे टनल का हिस्सा आप देख रहे हैं, अगर आप टनल के ऊपरी हिस्से को और नीचे के हिस्से को देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी कोई दिक्कत आती है तो ऊपर से जो मलबा है वो नीचे आता है, क्योंकि जो टनल है उसको तो बनाने का काम लगातार जारी ही था, लेकिन एक जो मलबा नीचे आया, मजदूर जो थे वो फंस गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ऊंचा ये पहाड़ है और कितनी लंबी ये सुरंग है, और उसके बीचों बीच वो मजदूर फंसे हैं। उनको निकालने के लिए कितनी चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा होगा। और जिस उम्मीद के साथ आप और हम या पूरा देश जो इंतज़ार कर रहा है वो यही उम्मीद कर सकता है कि 12 से 15 घंटे अहम हो सकते हैं। और यकीन मानिए अगर वो बेहतर दिशा में काम हुआ, जिस तरीके से अब तक देखा गया है कि बेहतर ही हुआ है, हालांकि टेक्निकल फॉल्ट जरूर होते हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिले। चुनौती तो ऐसा लग रहा है राहुल की आगे भी आ सकती है। ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी मुझे समझा दी। अब ये बताइए कि ये जो सुरंग है इसमें हवा, बिजली, पानी की व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है, तो आखिर वो क्या चीज है? पाइप के जरिए हम देख रहे हैं लगातार फूड पैकेट्स भेजे जा रहे हैं, खिचड़ी भेजी गई, तो आखिर वो क्या चीज है जो 13वां दिन आज हो गया और मजदूरों का सिर्फ मनोबल से ही उनको जिंदा नहीं रखा गया है ना? तो क्या चीज है? पूरा देश ये भी जानना चाहता है कि आखिर इस पूरी अंधेरी सुरंग में मजदूर कैसे अपने आप को सरवाइव कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा यही सवाल रहा था कि उन्होंने जब ये पता चला कि वो अंदर फंस गए हैं, वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं। यकीन मानिए जब इसकी शुरुआत की गई थी ड्रिलिंग की और जब उन तक कांटेक्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं उनका पहले जो तुरंत उनके साथ जो कनेक्शन हुआ, उनका मनोबल जिस तरीके से टूट चुका था कि कैसे क्या होगा, लेकिन वो एकाएक बढ़ा। फिर उसके बाद जब उनसे संपर्क किया गया, भलाए उन्हें जो ऑक्सीजन सप्लाई की एक यूनिट जिस तरीके से काम कर रही है पाइप के थ्रू, और जिस तरीके से खाने की सप्लाई दी जा रही है, तमाम प्रॉपर जो चीज़ें हैं, और जो कोडलेस जिससे बात की जा रही है कि किसी तरीके से उनसे जो बात करने का तरीका है, उनका मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उनको प्रोटीन डाइट के साथ तमाम चीज़ें दी जा रही है, जिसमें जूस है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ताकि उसको लेकर भी वो अपने आप को
मनोबल उनका टूटे ना। तो ये कोशिश टीम की थी, क्योंकि आप यकीन मानिए एक सुरंग के अंदर अगर इतने लोग हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी डर था, क्योंकि बीच में जब इनसे कम्युनिकेशन हुआ था उसके बाद ड्रिलिंग का काम हुआ शुरू, उनका मनोबल बढ़ाया, लेकिन फिर वो मलबा नीचे आ गया तो उनके मन में डर जरूर आया था। क्योंकि हमने कुछ ही देर पहले एक सुशील जो अंदर हैं उसके बड़े भाई से बात करी है, उनका कहना है कि जब उनसे बात हुई थी तो कहीं ना कहीं वो परेशान था, उससे इस बात की चिंता थी कि वो कब बाहर आ पाएगा। तब भाई ने उसको आश्वासन दिया कि सरकार कर रही है, वो जल्द ही बाहर आ पाएगा और तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि इस मनोबल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे डॉक्टरों की टीम भी है, यानी हर तरीके से कोशिश ये है कि किसी तरीके का कोई पैनिक या मनोबल डाउन ना हो, तो उन तक हर एक चीज़ या कहा जाए कि उस व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम अच्छा, एक तस्वीर वो दिखाने की कोशिश कीजिए राहुल कि वो लम्हा जब वो 41 मजदूर उस टनल से सुरक्षित बाहर लौटेंगे, उसके बाद क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? चूंकि विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, 19 एजेंसियां वहां लगी हुई हैं, तो उसके बाद की वो तस्वीर हर कोई कैद करना चाहेगा, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने क्या इंतजाम किया? जैसे मैं आपकी रिपोर्ट देख रही थी कि एम्स ऋषिकेश में जो है वो उनको तुरंत ले जाया जा सकता है मेडिकल देने के लिए। क्या वहां पे ऐसी कोई तस्वीर नजर आ रही है? एम्बुलेंसेज वगैरह खड़ी हैं क्या? मैं आपको एरियल व्यू, यानी मैं जहां मौजूद हूं, ये टॉप हाइट एंगल है, और इस एंगल से पहले मैं आपको सराउंडिंग्स की पहले एम्बुलेंस की तस्वीरें दिखाता हूं। आपको ये बता दूं कि जितने मजदूर अंदर हैं उस लिहाज से 41 एम्बुलेंस तैयार है। अगर एम्बुलेंस पे आपकी नज़र जा रही होगी, उनके साथ SDRF के जवानों को तैनात किया जाएगा। यानी कि जिस सुरंग आप देख रहे हैं उस सुरंग के अंदर इनको जब निकालना होगा तो उन निकालने के लिए उनको अंदर ले जाया जाएगा। उस मूवमेंट के साथ इनको ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा, और कॉरिडोर के साथ साथ जो डॉक्टरों की टीम है वो कैंप लगाए गए हैं। आप कैंप देखें, NDRF और लोकल स्थानीय प्रशासन का कैंप है। उन कैंप में तमाम वो व्यवस्थाएं हैं, यानी डॉक्टर्स की व्यवस्थाएं हैं कि अगर कोई मूवमेंट होती है तो किस तरीके से उसे डील किया जाना है। क्योंकि अब तक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे VVIP मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जनरल VK सिंह पहुँचे थे तो वो अंदर टनल के अंदर गए, तो वो जानकारी, यानी कहा जाए कि PMO तक जानकारी पहुँचानी थी कि हर अपडेट ले रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि उस टनल से जब ये निकलेंगे तो वहाँ जो एम्बुलेंस है अंदर से ही तमाम मजदूरों को एक एक करके लेके जाएगी, जो ग्रीन कॉरिडोर के साथ इसी रूट से होते हुए जो चिन्याली सोड़, जो मैंने आपको अस्पताल की जानकारी दी थी कि उस अस्पताल में व्यवस्था की है, वहाँ पे भी कहा जाए कि वॉर रूम बनाया गया है, वहाँ पे भी टनल रेस्क्यू वार्ड रूम बनाया गया है, और ये शुरुआत इसी टनल से होगी। इस टनल के अंदर जो तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि उन रास्तों को पूरी तरीके से क्लियर किया गया है। आपको अगर बैरिकेडिंग दिख रही होंगी, उसके आगे ITBP के जवान हैं, अंदर BRO के जवान हैं, DRDO के जवान हैं। कहा जाए कि हर वो टेक्निकल टीम, विशेषज्ञों की टीम उस चीज़ को मॉनिटर कर रही है कि किस तरीके से यहाँ से सीक्वेंस के साथ, यानी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जो लगभग 13 दिन से अंदर है, उनके मानसिक तौर पे उनका मनोबल कितना बाहर आके किस तरीके से रहेगा, किस तरीके की उनकी स्थिति रहेगी, तो वो भी देखने के लिए मॉनिटरिंग टीम है। आपको जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं सामने इस वक्त, ये टनल में ये कोशिश की गई है कि इस पूरे रूट को खाली किया जाएगा, और यहाँ इस रूट के अंदर तक कोई नहीं जा सकता। अगर यहाँ से रूट बनाया जाएगा तो इसी रूट से ये तमाम जो आला अधिकारियों की गाड़ी है, आपकी पुलिस की मौजूदगी दिख रही होगी, ये तमाम वो हैं जो एक घेरा बना के उनको यहाँ से मूवमेंट देंगे। यानी जो हम ग्रीन कॉरिडोर की बात की जा रही थी, एम्बुलेंस, डॉक्टर, टेक्निकल टीम, तमाम विशेषज्ञ, तमाम वो लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, खासकर उनके परिवार, क्योंकि अगर परिवार का मनोबल टूटता है तो यकीन मानिए कि अंदर जो अगर उनसे बात होती है तो उनका कितना मनोबल टूटेगा। लेकिन मनोबल बनाने के लिए ही तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, क्योंकि जिस दायरे पे हम खड़े हैं, जहाँ से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ से तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि यही वो टनल का हिस्सा है, यही वो तमाम जिंदगियाँ हैं जो आज अपने कोशिश से, अपने मनोबल से आज अंदर हैं, और उसी मनोबल को बढ़ाते हुए ये तमाम जो टीम है, सरकार है, प्रशासन है, या कहें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पे मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि एक कैंप कार्यालय यहाँ से कुछ ही दूरी पर मातली गांव है, वहाँ बनाया गया है, जैसे CM खुद बैठकर तमाम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कामकाज देख रहे हैं। कहा जाए तो इस टनल के उन हर एक व्यक्ति के बारे में, परिवार के बारे में जानकारी ले रहे हैं। यानी यकीन कीजिए कोशिश पूरे युद्ध स्तर पर है। अच्छा राहुल, ये बताइए, चूंकि मैं आपकी रिपोर्ट्स में देख रही हूँ बहुत ही दुर्गम इलाका है, मुझे लगता है आपको भी वहां पहुंचने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी होगी। किस तरीके से वहां तक जो है वो इतनी नियर बाय कैब्स पहुंच रही हैं, ये भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये चारधाम महामार्ग परियोजना का काम चल रहा था जब एक निर्माणाधीन टनल जो है वो
धंस गई। तो ये इस लिहाज से कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि बेहद दुर्गम इलाका है, वहां तक ये जो एजेंसीज हैं वो किस हालात में ये काम कर रही हैं, और आगे आने वाले समय में अब आप और कौन सी चुनौतियां देख रहे हैं? जो प्रशासन कह रहा है, जो तमाम लोग कह रहे हैं, वो एक तरफ है, लेकिन आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये 12 से 14 घंटे या फिर और उससे ज्यादा समय लग सकता है? क्योंकि इलाका बहुत दुर्गम है, वहां तक चीजें पहुंचाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए, इनकी व्यवस्थाओं की चीज़ें जो हैं वो लगातार जारी हैं। जहां मैं मौजूद हूं, ग्राउंड की रियलिटी ये है कि जहां 12 से 15 घंटे बोले जा रहे हैं, ये वो टीम बोल रही है जो लगातार काम कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा वक्त और लग सकता है, क्योंकि कुछ जो पाइप्स अंदर जाते हैं, यानी 6 मीटर का पाइप है, 800 mm का है, तो अगर उसको हम ड्रिल करके अंदर ले जाते हैं तो यकीन मानिए उसको 5 मीटर तक धकेलना होता है, क्योंकि जब दूसरे पाइप को उससे कनेक्ट करते हैं तो उसकी ARC यानी एक इस तरीके से उसको कहा जाए कि बाइंडिंग की जाती है, उसको कनेक्ट किया जाता है दूसरे पाइप से, तब उसको आगे पुश किया जाता है। तो एक पाइप को पुश करने के लिए 2 से ढाई घंटे लगते हैं, और अगर उसके बाद उसको सर्कल के जो उसको कनेक्ट करने के लिए उसको जो कहा जाता है कि बाइंडिंग की जाती है या उसको जोड़ने का काम किया जाता है, उसमें वक्त लगता है। तो अंदर काफ़ी हर्डल्स, उस चीज़ को लेकर चुनौतियां भी रहती हैं। दूसरा, जिस जगहों पे मैं मौजूद हूँ ये पहाड़ी एरिया, पहले मैं आपको पूरा इलाका दिखा देता हूँ, क्योंकि आपने भी कई आपदाएं कई ऐसी जगहों पे कवर किया है कि पहाड़ हमारे किस तरीके से हैं। चारधाम यात्रा के जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ काम चल रहा था, बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम हो रहा था, लेकिन कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिनका कहा जाए कि बरसात में हम देखते हैं, जब भी कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं, लैंडस्लाइड होते हैं, और बड़े जो पहाड़ हैं वो किस तरीके से दरक कर नीचे आते हैं। हालांकि जिस टनल को ये बनाया गया था, चारधाम यात्रा के प्रोजेक्ट का ये एक हिस्सा था, कहा जाए कि जहाँ 4 किलोमीटर के दायरे में बीच का हिस्सा जो टूटा है, वो कहा जाए कि एक मलबा था जो इसी पहाड़ी का एक हिस्सा था जो नीचे आया है। आप इस पहाड़ को देख के अंदाज़ा लगाइए, आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये पहाड़ है, और जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पहुँचने के लिए संभवतः 8 से 9 घंटे लगते हैं अगर हम किसी प्लेन एरिया से आते हैं। अगर हम देहरादून जो राजधानी है वहाँ से अगर सप्लाई या कोई चीज़ लानी हो तो जो वैकल्पिक मार्ग रास्ता तो ज़रूर है, लेकिन संकरे रास्ते हैं, कई लैंडस्लाइड्स, कई रास्ते टूटे हुए होते हैं। लेकिन अगर हम एयर एम्बुलेंस की बात करें या हेलीकॉप्टर की बात करें, जो प्रशासन सरकार कोशिश करती है कि उनके माध्यम से लाया जा रहा है, परेशानियाँ ज़रूर हैं कि अगर जैसे कोई मशीन भी ख़राब होती है, उसको ठीक करने में वक्त लगता है, उसके लिए साजो सामान लाने में वक्त लगता है, ये प्रिपरेशन भी रखी जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि वक्त जो ये कह रहे हैं, क्योंकि आज 11:30 बजे का जो वक्त दिया था उसमें हमने ये माना कि 12 से 1 बजे तक का। ठीक है राहुल, फिलहाल इस पूरी अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत